ओके डन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिटरी मेथड है क्या। तो ये कुछ पिक्चर्स के थ्रू सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले इसके एक बेसिक डेफिनेशन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। यूनिटरी का मतलब होता क्या है। यहाँ देखिए यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो एक फर्स्ट डेफिनेशन को हम रीड करते हैं और इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है। द यूनिटरी टर्म जो है इसका मतलब है यूनिटी या वन। आप देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिटरी का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है यूनिट और यूनिट का मतलब होता है वन। सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंगल टर्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी सिंगल यूनिट इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर के थ्रू समझते हैं हम लोग ये क्या कहना चाहता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास ये एक एग्जांपल है। इसमें आप देखो हमें दिया है कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इज 30। आपको इस तरीके से दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इज 30 और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल। हमें कुछ ऐसा करना हो कि लेट्स से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल हमें 30 दिया हुआ है और हमें यहाँ कह रहे हैं फाइंड कॉस्ट ऑफ कितने भी एप्पल कह सकता है। लेट्स से 10 कह सकता है, 20 कह सकता है, 7 कह सकता है, 4 कह सकता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे 7 एप्पल्स का हमें कॉस्ट निकालना है कि अगर यहाँ पे 5 एप्पल 30 रुपए के आते हैं तो 7 एप्पल्स कितने के आएंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कैसे निकलेगा। देखो हमारे को जो टोटल कॉस्ट दिया था टोटल कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल वो कितना 30 दिया हुआ है। उसको हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड कर देंगे। तो वो है हमारे पास 5 एप्पल्स। तो 30 एप्पल्स हमारे आते हैं 30 रुपीज के 5 एप्पल्स आते हैं। तो हमारा 1 एप्पल कितने का आएगा। हमारा 1 एप्पल आ रहा है, डिवाइड कर दो इसको, दैट इज 6 रुपीज। ये आ रहा है आपका 6 रुपीज का। तो ये 1 एप्पल का प्राइस आ गया। अब इसके बाद आप चाहे जितने मर्जी एप्पल बोले उतने का प्राइस निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे कुछ गिवन फिगर दिया हुआ था। हमने सबसे पहले इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया 1 यूनिट में। तो इसीलिए इस चैप्टर में हमें यही करना है। सभी क्वेश्चंस में हर चीज को 1 यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। 1 यूनिट का मतलब हो गया कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेकर आएंगे और जो भी रिक्वायर्ड हमें कहेगा यूनिट की इतने के कॉस्ट निकालो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें कहते हैं कि मान लो अभी ये 7 एप्पल्स का कॉस्ट निकालना है। तो 7 एप्पल का अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6 रुपीज का अगर 1 एप्पल है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 7 6 42 रुपीज। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में हमें इसी तरह की चीजों को पढ़ना है। तो अब इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे। पहला तो हमने यूनिटरी वर्ड के बारे में पढ़ा। अब देखो यूनिटरी मेथड इज फंडामेंटल टूल टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन इन क्वांटिटीज। अब इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन कहा गया है आपसे इसका मतलब समझते हैं। हम क्या करते हैं मैथ्स में जो भी वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया कि हमें कुछ गिवन क्वांटिटी दिया हुआ था जो कि कुछ पर्टिकुलर रुपए के आ रहे थे। अब वो चाहे वो क्वांटिटी इंक्रीज हो या क्वांटिटी डिक्रीज हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा हमें वो पढ़ना है। ठीक है, अगर सिंपल मेथड में इसको समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये सिंपली हमें किसी भी क्वांटिटी के अमाउंट या उससे रिलेटेड चीजों को फाइंड करना होता है। अब ये जो मेथड है जनरली कहाँ कहाँ यूज होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरह की चीजें हम देखते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या स्पीड डिस्टेंस के होते हैं। तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
जहां पे हमें इस तरीके से क्या होता है कि मान लो आपकी जो स्पीड है, ध्यान से सुनेंगे, आपकी स्पीड हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप रन करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि 10 आवर्स में कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, तो वहां पे ये यूनिटरी मेथड काम आता है। या फिर आपको दूसरा कंडीशन दे सकते हैं कि मान लीजिए राजू जो है, ध्यान से देखेंगे, राजू जो है 4 आवर्स में 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करता है बाइक से, ठीक है। 4 आवर्स में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है बाइक से, तो 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हमें रिमेंबर करने, याद रखने हैं, वो देखो। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद हम लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर पे आना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, यहाँ पे बच्चों ने आंसर दे दिए सबने लगभग, हालांकि आंसर नहीं पूछा था, वेरी गुड। अब देखो क्या क्या पॉइंट रखना है। सबसे पहले तो देखो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं बोलूं कि हमारे यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये बस हमारा कॉमन सेंस, आप इसको कह सकते हो, आपका कॉमन कैलकुलेशन, कॉमन सेंस यूज होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट से हमें क्या याद रखना है कि द ओनली कॉन्सेप्ट यूज इज टू मेक यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही यूज करना होता है। कैसे? अभी जैसे आपने क्वेश्चन करके दिखाया मुझे कि राजू जो है, ध्यान से देखो, आपने क्या बोला, अभी आप लोगों ने आंसर भी दे दिया, इसलिए मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं कि राजू जो है 4 आवर्स में 100 किलोमीटर्स कवर करता है। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि 6 आवर्स में कितने किलोमीटर कवर करेगा। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया, राजू का 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये निकाला। ये कैसे फाइंड किया आपने? आपने किया 100 किलोमीटर, क्योंकि तो टोटल डिस्टेंस है ये, जो कि टोटल टाइम 4 आवर्स में कवर कर रहा है। तो आपने यहाँ पे इसको क्या किया, 4 आवर्स से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 25 किलोमीटर। तो 1 आवर में देखो, 1 आवर में कितना, 25 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो आपने क्या यूज किया, यहां पे आपने यूज किया डिवीजन। क्या यूज किया? डिवीजन। इसके बाद आपको 6 आवर का निकालना है, तो आपने क्या किया, 6 आवर। तो क्या करेंगे, इस 25 को 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 1 आवर में अगर 25 किलोमीटर कवर करता है तो 6 आवर में कितना कवर करेगा। तो ये आपने 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 150 किलोमीटर आपका आ गया। अब यहां आप देखो, बहुत सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया इसको, कि यहां इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले यहां पे डिवाइड यूज किया और यहां पर फिर मल्टीप्लीकेशन हमने यूज किया, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस किया कि यहां पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये दो चीजें हमें यूज करनी है, ठीक है। अगर हम सही तरीके से आंसर निकालना चाहते हैं तो कब हमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना है और कब हमें डिवीजन यूज करना है, ये दो चीजें अब हमें सीखनी है, ठीक है। चलो अब याद करते हैं, यहां पे हमने इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 स्टेप्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमारे यूनिटरी मेथड में बेसिकली 3 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। अभी 3 टाइप्स के कौन कौन से प्रॉब्लम है, पहले इसको समझते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, जैसे यहां देखो, द फर्स्ट इज दैट वी आर गिवन मल्टीपल वैल्यूज एंड नीड टू फाइंड यूनिट वैल्यू। क्या होता है
कि हमें कई सारे चीजों का रेट दिया हो और हमें सिर्फ 1 यूनिट का रेट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें करना सिंपल डिवाइड। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे इसमें, फॉर एग्जांपल ये क्या दिया हुआ है, इफ अ कार रन्स 44 किलोमीटर ऑन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कार जो है 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है ऑन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, देन वी कैन यूज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड कि 1 किलोमीटर में या फिर 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपने देखा कि 2 लीटर्स पेट्रोल में 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो वेरी ऑब्वियस 1 किलोमीटर में कितना कवर करेगा, 44 अपॉन 2 दैट इज 22 किलोमीटर। तो यहां हमने क्या यूज किया, यहां हमने सिंपली डिवाइड किया है। तो हमारा ये स्टेप 1 है, ध्यान से सुनेंगे, ये है हमारा स्टेप 1, इसको आप नोट डाउन करेंगे एज अ स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उस क्वांटिटी को हम 1 यूनिट में, मैं इसको लिखता हूं कन्वर्ट इन 1 यूनिट। क्या लिखेंगे हम इसको, स्टेप 1 है कि जो भी गिवन क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे 1 यूनिट में। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, कन्वर्ट इन 1 यूनिट, ये हमारा स्टेप 1 है। अब इसके बाद आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 को देखेंगे, स्टेप 2 क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमें रेट गिवन होता है, यानी कि सिंगल टर्म का रेट गिवन होता है और हमें मल्टीपल टर्म के रेट निकालने हैं, ठीक है, मल्टीपल टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्या है, द सेकंड इज दैट वी आर गिवन यूनिट रेट, यूनिट यानी कि हमें सिंगल यूनिट का रेट दिया होता है एंड वी हैव टू फाइंड मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इस केस में क्या करना होता है, इस केस में हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखो एग्जांपल लेते क्या है, सपोज राम बाइज 1 डजन बनाना फॉर 36 रुपीज। राम जो है यहाँ पे 1 डजन बनाना 36 रुपीज का खरीदता है, देन वी कैन यूज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें ये पता लगाना है कि 4 डजन बनाना कितने का आएगा। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, हमें 1 डजन बनाना कॉस्ट दिया था जो कि 36 रुपीज है, और हमें अगर 4 डजन का कॉस्ट निकालना है तो आपने क्या किया, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डजन का कॉस्ट था 36। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ये 144 रुपीज आंसर आ गया। ये आपका कॉस्ट आया कितने का, 4 डजन बनाना का। तो ये है हमारे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 2 मैं यहां पे लिखता हूं, अपने कॉपी में साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे। हमें यूनिटरी मेथड के सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 स्टेप्स के थ्रू करना है। तो स्टेप 2 क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 2 हमारा हो गया मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाय गिवन रेट, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो ये 2 स्टेप्स हमें हमेशा याद रखने हैं और इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमारे सारे क्वेश्चन होंगे यूनिटरी मेथड के, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं, सिर्फ देवेंद्र कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही, तो देवेंद्र शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देवेंद्र आप फिर से एक बार लॉग इन करो, ठीक है, फिर से लॉग इन कर सकते हैं। विशाखा फिर से सुनो बेटा, विशाखा क्या कहा हमने, इसको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। विशाखा कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, तो विशाखा आप इसको देखो, नेक्स्ट स्टेप के साथ हम समझेंगे दोनों इकट्ठे।
यहाँ देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है विशाखा, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी है आपके लिए। सबसे पहले आपको अपने दो स्टेप याद रखने हैं, जो मैंने शुरू में अभी दो स्टेप्स लिखवाए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूं, स्टेप वन क्या था आपका, स्टेप वन था कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। फिर यहां पे स्टेप टू देखेंगे, स्टेप टू हमने क्या लिखा था, स्टेप टू में हमने लिखा था मल्टीप्लाई, ये दो लाइनें हमें अगर अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड यूनिट बाय गिवन क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये दो आपको समझ में आ गए तो बड़े आराम से कर लेंगे सारे क्वेश्चन। यहां पे एग्जांपल समझते हैं, क्या कह रहे हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 25 नोटबुक्स इज 50 रुपीज। यहां देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कॉस्ट ऑफ 25 नोटबुक्स इज 50 रुपीज, देन हमें फाइंड करना है कि 20 नोटबुक्स कितने के आएंगे, ठीक है। हमें जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग देखो क्या करना है, हमें 25 नोटबुक्स का कॉस्ट दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है विशाखा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया कि 25 नोटबुक्स का जो कॉस्ट है 50 रुपीज का है। तो स्टेप वन क्या है, यहाँ देखो स्टेप वन है कि सिंगल 1 यूनिट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना आएगा, ये देखो, तो 1 नोटबुक जो है हमारा कितने का आएगा, 50/25। क्या किया आपने, 50/25 विच कम्स टू 2 रुपीज। तो ये हमने क्या किया, ये सिंगल यूनिट का हमने सबसे पहले कॉस्ट निकाला, वैल्यू निकाला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो सेकंड स्टेप करना है, सेकंड स्टेप क्या, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। अब हमें यहां निकालना है 20 सच नोटबुक्स का, यानी 20 नोटबुक्स का। तो आपने क्या किया, 20 नोटबुक्स इनटू 2 रुपीज, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 40 रुपीज, ठीक है। तो बहुत ही इजी रहा। तो यही दो स्टेप्स हमें अच्छे से समझने हैं और सारे क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, खुद से उसको ट्राई करेंगे, सभी बच्चे खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये आप जल्दी से रीड करेंगे इसको, सभी बच्चे इसको रीड करो। तो यहां पे आपने क्या देखा, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, यानी वही स्टेप 1 लिखा था, देन मल्टीप्लाई देन द डिजायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में डाटा होता है वो कंपैरिजन हमेशा टू तरीके के होते हैं, दो तरीके से होते हैं। क्या होता है, पहला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। अपने कॉपी में लिख लेंगे सभी बच्चे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको अच्छे से समझना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अभी जो हमने जितने भी एग्जांपल किए थे ये सारे एग्जांपल थे हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है।
चलो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमें जो भी दो क्वांटिटीज गिवन है, ध्यान से देखेंगे, मान लो कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन है, तो अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? मान लीजिए मेरे पास पहले 100 रुपीज थे, तो 100 रुपीज के मैं 2 चॉकलेट खरीद पा रहा था। ठीक है, मैं 2 चॉकलेट खरीद पा रहा था। अब मान लेते हैं मेरा जो रुपीज है 100 से बढ़कर 200 हो गया। ध्यान से देखो, 200 रुपीज हो गया मेरे पास। पहले 100 थे तो मैं सिर्फ 2 चॉकलेट खरीद पाता था, अब मेरे पास 200 रुपीज हो गए तो मैं 4 चॉकलेट्स खरीद पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा 1 क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन का। इसी तरीके से अगर मान लो मेरा 100 रुपीज से मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज रह जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अब मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज रह जाते हैं तो मैं कितने चॉकलेट्स ले पाऊंगा, मैं सिर्फ 1 चॉकलेट ले पाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा 1 क्वांटिटी डिक्रीज हुआ, मेरा सेकेंड क्वांटिटी भी सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारे डायरेक्ट प्रपोर्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां देखो, 2 quantities are said to be in direct proportion to each other if one increasing a quantity the other quantity also increases। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। अब इसको हम कैसे लिखते हैं समझेंगे। कैसे लिखते हैं, यहां पे हम इसको मान लो A और B है हमारे पास, तो इनका रिलेशन कैसे होगा, इसको हम लिखते हैं A इज डायरेक्ट प्रपोर्शन टू B। इसका साइन हम ऐसे लिखते हैं, A इज डायरेक्ट प्रपोर्शन टू B। अगर देखो B इंक्रीज होगा तो A भी इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे B डिक्रीज होगा तो A भी डिक्रीज होगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ अब हम समझते हैं। एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, फिर से इस चीज को समझते, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दें तो जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो भी क्या है, और ज्यादा होगा, है ना। अगर हम मान लो ज्यादा वर्कर लगाते हैं तो काम भी हमारा ज्यादा होगा। करेक्ट है। लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ पर इसका कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने टॉफी वाला लिया था, चॉकलेट वाला, वैसे उसकी जगह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखो, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम लेते हैं। अगर मेरे पास या स्पीड मेरा ज्यादा हो, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे मेरा स्पीड, पहले मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, तो 1 आवर में मैं 10 किलोमीटर रन कर रहा था। ठीक है, 1 आवर में मैं 10 किलोमीटर रन कर रहा था। अब मैं अपना टाइम बढ़ा देता हूं, अब मैं कितने 5 आवर रनिंग कर रहा हूं, तो 5 आवर में मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, ये 10 किलोमीटर है, तो 5 आवर में मैं कितना करूंगा, वेरी ऑब्वियस, अगर 1 आवर में 10 किलोमीटर तो 5 आवर में कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो गया आपका 50 किलोमीटर। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे एक क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके रुद्रा, आपने अभी डाउट पूछा था। ठीक है, सभी ने आंसर भी दे दिया, गुड। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं कैसे करना है हमें। ये रहेगा एग्जांपल। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ 10 बनाना इज 40 रुपीज। अगर यहाँ पर देखेंगे कि 10 बनाना है, इसके जो प्राइस है वो 40 रुपीज, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 12 बनाना। तो पहले तो देखो हमारे पास, सॉरी ये गलती से 8 लिखा, यहाँ पे 10 कर लेना, यहाँ पे 8 लिखा था, प्राइस ऑफ 8 बनाना, इसको अपनी कॉपी में करेक्ट कर लेना। प्राइस ऑफ 10 बनाना जो है आपको 40 दिया है, तो पहला स्टेप क्या था, हमें डिवाइड करना होता है। पहले क्या करना होता है, सिंगल 1 यूनिट प्राइस का, 1 यूनिट का हमें प्राइस निकालना है। तो आपने 1 बनाना का निकाला जो कि 40/10 दैट इज 4 रुपीज आ गया।
ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने जो रिक्वायर्ड, जो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी को जो भी 1 यूनिट का वैल्यू आया है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 12 बनाना का कॉस्ट निकालना है, तो आपने क्या किया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है, 48 रुपीज। तो देखो यहां पर क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, पहले हमारे पास यहां पे देखो 10 बनाना थे तो 40 रुपीज हमें खर्च करने पड़ रहे थे, क्लियर है। अब हमें 12 बनाना लेने हैं तो हमें कितने 48 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये एग्जांपल है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का। देखो जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ा दी तो हमारी वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे 10 से 12 बनाना पर आए तो हमारे जेब से कितना 40 से 40 रुपीज खर्च होने लगे। तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट प्रपोर्शन का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, इनडायरेक्ट पे। यहां देखो, रमेश वॉक 150 मीटर एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही वॉक इन 6 वीक्स। अब देखो यहां पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रमेश जो है 1 डे में 150 मीटर वॉक करता है, ठीक है। अगर वो 6 वीक्स मतलब चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये है आपसे क्वेश्चन। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो आपने कहा कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये तो सबको ही पता है, बच्चों वाला सवाल था, सबने बता दिया ये सर 7 डेज होते हैं। तो 6 वीक में कितने डेज होंगे, 6 into 7 कर देंगे, दैट इज 42 डेज। तो अगर वो 1 डे में, ध्यान से देखो, 1 डे में 150 मीटर चलता है तो 42 डेज में कितने मीटर चलेगा। तो आपने क्या किया, 42 को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर 6300 मीटर आया। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो आपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6.3 किलोमीटर। अब ये क्लास आपका फिनिश हो रहा है, फिर कंटिन्यू है, तो 5 मिनट बाद फिर से सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स सारे बच्चे क्लास को फिर से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद अब हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद हमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इजी था, ये सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।